Okay. Question number 4. What is mechanics? And give the definition of its sub-branches. So mechanics is the branch of physics which studies and deals with the motion of object. That is called a branch of physics which study as well as deals with the motion. ऐसा ब्रांच फिजिक्स का जो किसके साथ डील कर रहा है? मोशन के साथ. उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स. क्या बोलते हैं? The sub branches of mechanics are kinematics as well as dynamics. Kinematics, a branch which describes the motion without its causes, that is called kinematics. वो मोशन को ही डिस्क्राइब करेगा. वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा why this motion occurring, मोशन क्यों हो रहा है. समझ में आया? वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम, सीधा मोशन का डिस्क्रिप्शन करेंगे, लाइक डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन. ये सारे वर्ड्स मैं इसलिए फटाफट बोल गया ताकि आपको भी याद है. 9th में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है. राइट, हम ये सारी बातें करेंगे बट हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि व्हाई द मोशन हैपन, क्यों हो रहा है मोशन. तो आपको पता है 9th में सिखाया गया, पहले एकदम स्ट्रेट बैठो. सोफा इज नॉट फॉर द रेस्ट. ओके गुड, हो सके उतने स्ट्रेट. गुड, अपनी हाँ स्पाइनल कोड एकदम स्टेडी रहनी चाहिए. वेरी गुड, है ना. अब बोलो बेटा कि मोशन कब होता है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कम्स इनटू द मोशन. मतलब दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन कि व्हेन ऑब्जेक्ट गोइंग टू बी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज मोशन. बट द थिंग इज व्हाट, व्हेन मोशन अकर्स, मानो कि ये पेन है, इसको मोशन में लाना है. व्हाट आई हैव टू डू ऑन दिस पेन? छोड़ना नहीं है. चलो मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दिया, मोशन में आ गया. क्यों आ गया भाई? क्यों? फोर्स इज नेसेसरी फॉर द मोशन. आया समझ में? आपको यहां से भगाना है तो डंडा बताना है, उसको चलाना है. दैट इज द अट्रैक्शन, दैट इज द रिपल्सन फोर्स ऑफ माइंड. दैट इज द फोर्स. उसको बोला है कि डंडे के बिना भी भाग सकता है, तो दैट इज रिपल्सन ऑफ माइंड. अगर वो घर पे भाग रहा है तो घर पे उसका अट्रैक्शन है. तो इन शॉर्ट अल्टीमेटली द फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द व्हाट? मोशन. तो हम मोशन के कौन सी फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है वो अगर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, देन समझ लो कि हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स. द ब्रांच विच डिस्क्राइब द मोशन विथ इट कॉसेस. ओके, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना. ये रहा कॉसेस का स्पेलिंग. कॉसेस, दैट इज नोन एज डायनेमिक्स. उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स. बात समझ में आया? चैप्टर नंबर 3 and 4 we are describing the motion without its causes. मतलब चैप्टर नंबर 3 and चैप्टर नंबर 4 is of kinematics. Got it? And in the chapter number 5 law of motion, chapter 5, जिसमें हम motions के causes के बारे में भी बात करेंगे, that is dynamics. बात क्लियर हो गई? What is the frame of reference? Why the frame of reference is required, and explain the frame of reference. Already I given example of this one in the previous lecture. बस एंड वो बाहर वाला, झील एंड मनदीप वाला. यस, याद आ रहा है? तो बस इज द रेफरेंस फ्रेम फॉर द मनदीप व्हेन while you observing the झील, and ground is the reference frame for us, me and Hidayat, while observing the motion of झील. आया समझ में? तो reference frame change, then description of motion going to be changed. Yes or no? So in order to specify the position, we need to use a which point? Reference point. I asked somebody in the previous lecture, what is your address? किसको पूछा था? ये नहीं, इसने बताया था एड्रेस वाला क्वेश्चन पूछा मैंने, किसी को नहीं पूछा? ओके चलो पूछ लेते भाई. वेयर इज योर फैक्ट्री? वडोदरा रोड, हालोल. और कौन सी एस्टेट? आरती एस्टेट. ओके, जो वडोदरा रोड पे आया है. तो रेफरेंस क्या दिया? हाँ, प्रेम एस्टेट गोदरा रोड पे आया है. अगर आपको पता है तो ठीक है, मुझे पता है. और ये आरती एस्टेट कहाँ पे आया है? वडोदरा. रेफरेंस देना पड़ा वडोदरा रोड. Okay, where is the hyperbola situated? On the Kanjri road. Kanjri road is the reference. Yes or no? So when you describe the position, then आपको एक reference देना पड़ेगा. तो reference point and as well as set of axis. But this is our reference और practical reference. But physics में तो हम थोड़ी ऐसा बोलेंगे. Physics को थोड़ी ना पता चलेगा कंजरी रोड क्या है. तो physics में हम set of axis लेते हैं, जो आपने 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था. 9th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन एक्सिस वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 ऑफ 9th. ओके, याद है तो ठीक है. बाकी आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हम 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. दैट इज सेट ऑफ एक्सिस. और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज नोन एज ओरिजिन.
है ना, शब्दों को पकड़ना, मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा. ओरिजिन, गॉट इट. ओ, तो O is our reference point and set of axes is our reference frame. It is convenient to choose any rectangular coordinate system. Rectangular coordinate system इसलिए बोला जाता है because these three axes जो अभी हमने बात किया x, y and z म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और रेक्टेंगल्स में भी दो साइड म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. गॉट इट ना. एंड that is consisting of three mutually perpendicular axes labeled as x, y and z. The point of intersection of these axes is called origin and serve as the which point? Reference point. The coordinate x, y, z of the object describing the position of the object with respect to coordinate systems. Okay, हम ऐसे मानो कि सिर्फ x and y लेता हूं मैं, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, और फिर डॉट 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 डॉट. What is this point? What is the coordinate of this point? 2, 1. Very good. 9th में किया था, याद आ रहा है? x and y. अगर x and y है तो x and y कोऑर्डिनेट आएंगे. अगर 3 एक्सिस है तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे? x, y, z. जो पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे. क्या डिस्क्राइब करेंगे? पोजीशन को. विथ रिस्पेक्ट टू किससे हमने मेजर किया है? ओरिजिन. विथ रिस्पेक्ट टू किससे हमने मेजर किया? ओरिजिन. आया समझ में? या ओरिजिन कहाँ पे था? कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम. टू मेजर द टाइम, हम पोजीशन के साथ टाइम भी मेजर करने जा रहे हैं. यस और नो? टू मेजर द टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए हम पोजीशन क्लॉक भी सिस्टम्स के अंदर रख लेंगे. मतलब कि हम इसके बाजू में ऐसे लिखेंगे 2 सेकेंड. दूसरी कोई पोजीशन होगी मानो कि 1, 3, तो हम लिखेंगे 5 सेकेंड. तो एक तो पोजीशन भी है और साथ में हमने क्या बताना स्टार्ट किया? टाइम. यानी कि वी एडिंग द विच वन? क्लॉक इन द सिस्टम. इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद द टाइम, आइदर x चेंज हो रहा है, आइदर y चेंज हो रहा है, या तो फिर z चेंज हो रहा है, एक्स वाई साथ में चेंज हो रहे हैं, वाई जेड साथ में चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड तीनों साथ में चेंज हो रहे हैं, चाहे एक कोऑर्डिनेट या चाहे सारे कोऑर्डिनेट्स या कोई भी. इन शॉर्ट एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट भी अगर चेंज होता है तो हम बोलेंगे कि पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया. तो इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद द टाइम, वी से द ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन. अदरवाइज द ऑब्जेक्ट सेड टू बी द रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते, एक भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, 1, 2, 3 अगर पोजीशन है किसी का, जितना भी टाइम दो वो 1, 2, 3 ही रहता है, तो मतलब ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में है? रेस्ट, स्टडी पोजीशन में. क्लियर ना? ओके, चलो. The choice of set of axes in the frame of reference depend on the situation. Now listen carefully. I am calculating the distance. Yeah, I am calculating the speed or velocity in the motion of Halol to Baroda. ओके, हलोल टू बड़ौदा की एक जर्नी मेरी जा रही थी. मैंने कार में हिदायत को बिठाया था, मैं मस्त कार ड्राइव कर रहा था, हिदायत स्पीडोमीटर का ऑब्जर्वेशन कर रहा था, नोटबुक में लिख रहा था कि भाई हमने 12 o'clock को आफ्टरनून में हमारी जर्नी स्टार्ट की है, 12:05 को इतना स्पीड था सर का, मतलब कार का और हमारा दोनों का, इन शॉर्ट कार का 12:10 को इतना था. एवरी 5 minutes ही इज टेकिंग द रीडिंग. आया समझ में? तो एट दैट टाइम उसको फिजिकली कैलकुलेट करने के लिए हम हालोल को ओरिजिन मान ले रहे. What is our origin? हालोल. एंड हालोल टू बड़ौदा का जो पाथ है, ज्वाइन करता हुआ लाइन, उसको हम स्ट्रेट एक्सिस मान रहे हैं, एक्स एक्सिस. तो अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, हम किसी को भी ओरिजिन बना सकते हैं और किसी भी को भी हम कोई भी एक्सिस बना सकते हैं. आया समझ में? कोई वही सेम न्यूमेरिक सेम चीज सेम कैलकुलेट कर रहा था फॉर हालोल टू पावागढ़, तो हालोल टू पावागढ़ को ज्वाइन करते हुए एक्सिस को एक्स एक्सिस बोल सकता है. इसीलिए लास्ट सेंटेंस देखो, द चॉइस ऑफ सेट ऑफ एक्सिस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? सिचुएशन. फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब द मोशन इन अ वन डायमेंशन. ओके, दूसरी बात, वैसे मैंने अभी जो मोशन दिया ना, दैट इज द डायमेंशन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द मोशन ऑफ इन वन डायमेंशन. हालोल टू बड़ौदा जाना है, सीधा जाना है. हाँ, भले हमारा रास्ता इधर इधर हुआ है, हम मानेंगे सीधा, तो वन डायमेंशनल मोशन हो गया. यस और नो? बट अगर मैं मोशन ऑफ स्ट्राइकर इन द कैरम डिफाइन करना चाहता हूं, तो वो कितना मोशन होगा? कितने डायमेंशंस में मोशन होगा? बहुत सारे. चेक करके बोलो अच्छे से, दिमाग लगा के. 2 या 3? ओके. कार की जो मोशन थी ना, वो 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन में थी, इसलिए वन डायमेंशन मोशन हो गया. कैरम का जो स्ट्राइकर है ना, वो प्लेन ऑफ कैरम के अंदर घूमेगा, तो कैसा मोशन होगा? प्लेन में 2 डायमेंशन. अनलेस एंड अनटिल आपका स्ट्राइकर जंप नहीं करता, वो तो जब मेरे जैसा खिलाड़ी बैठेगा तभी होगा.
आपके जैसे पारंगत बैठेंगे तो ऐसा थोड़ी ना होने वाला है, स्लाइड करके ही जाने वाला है ना, तो एक्स में जा सकता है या तो फिर, तो मतलब कि स्ट्राइकर का जो मोशन है वो कितना डायमेंशन है, 2 डायमेंशन। इफ आई वांट टू एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बटरफ्लाई, तो कितना डायमेंशन में हो जाएगा, बोलो बोलो कितने डायमेंशंस में हो जाएगा। बटरफ्लाई 4 डायमेंशन होते ही नहीं है बेटा, 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो अब कितना बाकी बचा, 3, क्योंकि बटरफ्लाई ऐसे आगे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। तो कितने डायमेंशन में फ्लो कर वो मोशन डिस्क्राइब कर सकते हैं, 3 डायमेंशन। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टू चूज अवर रेफरेंस फ्रेम, अ सेट ऑफ एक्सिस। समझ में आया ना। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ कार इन द स्ट्रेट लाइन I have to choose only one dimension, one axis. To describe the motion of the striker in the carom, 2 dimension. Butterfly, so that's why, for example, describing the motion in the 1 dimension, we need only one axis. Describe the motion in a 2 or 3 dimension, we need the set of 2 or 3 axes. To describe the motion along the straight line, we can choose an axis. से कौन सा axis हम सबसे पहले proportionate में choose कर लेते हैं, x axis. So it is coincide with the path of object. जैसे मैंने अभी बताया था, सपोज मुझे 1 डायमेंशन को एक्सप्लेन करना है, मुझे मोशन ऑफ हालोल टू बड़ौदा एक्सप्लेन करना है, तो हालोल टू बड़ौदा को ज्वाइन करता हुआ लाइन मेरे लिए एक्स एक्सिस है। हालोल इज ओरिजिन, जैसे जैसे मैं हालोल से दूर जाता हूँ मैं पॉजिटिव एक्स में मूव करता हूँ, है ना। आसो जाएगा, झरोद आएगा, फिर डायरेक्ट बड़ौदा आएगा, क्योंकि बीच का नाम मुझे याद नहीं। गॉट इट, है ना, बात समझ में आया। कोटम्बी आएगा, उसका बोर्ड आता है, कोटम्बी विलेज नहीं आता लेकिन बोर्ड आता है। लिव इट, ओके। सो देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, व्हेन we then measure the position of object with the reference to the conveniently chosen as a origin, that is say O. तो देखो यहाँ पे आपके फिगर लिया गया है, that is x axis, एक डायमेंशन बता रहा है, this is the our origin O, राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड सारे स्केल लिया गया है 40 का, तो एवरी 40 आपको डिस्टेंस दिखने मिल रहा है इन द मीटर्स, यस और नो। तो ओवर हियर पोजीशन हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है, रेफरेंस हम कन्वेंटली किसी को भी चूज कर सकते हैं, जैसे मैं हालोल को ही 0 पे रख रहा हूँ, तो बड़ौदा 40 किलोमीटर ओवर आगे है, तो यहाँ पे आएगा 40 to 45। समझ में आया, दैट इज द थिंग। तो कन्वीनियंटली हम किसी एक को ओरिजिन मान लेंगे, एंड पोजीशन ऑन द राइट ऑफ ओ इज टेकन एज जस्ट लाइक नंबर लाइन, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, एंड लेफ्ट हैंड साइड के सारे नंबर कौन से हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। गॉट इट। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, पी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ बताना है तो वो कहाँ पे, प्लस 360 पे। विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्यू का पोजीशन बताना है तो वो क्या है, प्लस 240। बट विद रिस्पेक्ट टू ओ मुझे आर का पोजीशन डिनोट करना है तो माइनस 120। आया समझ में, फिजिक्स में हम किस तरह से मोशन को पढ़ने वाले हैं और किस तरह से डिस्क्राइब करने वाले हैं। गॉट इट ना। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वांटिटी टू डिस्क्राइबिंग द मोशन इज पाथ लेंथ। नेक्स्ट इज व्हाट, पाथ लेंथ। हाउ वी कैन एक्सप्लेन द पाथ लेंथ, तो समझते हैं। वापस वही का वही एग्जांपल लिया, कंसीडर अ मोशन ऑफ कार अलोंग द विच लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, origin of axis as the point from where the car is started moving। हमने origin O लिया है, जहां से कार मोशन को स्टार्ट करने वाली है। ओके, वो t इक्वल टू 0 टाइम पे ओरिजिन पे थी, कार वॉज एट x इक्वल टू 0 एट विच टाइम, 0। जैसे मैंने और हिदायत ने कार में बैठ के 12 o'clock को स्टार्ट किया था मोशन, तो वो 12 o'clock का टाइम हमारे लिए 0 है, t इक्वल टू 0। हम 1 आवर के बाद बड़ौदा पहुंचे, मतलब कि 1 PM को पहुंचे, तो वो t इक्वल टू 1 आवर हुआ हमारे लिए। बात समझ में आया ना। तो t इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम, वहां पे हमारी पोजीशन कहाँ है, ओरिजिन, x इक्वल टू 0। लेट p q r रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ कार एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम पे p q r अलग अलग पोजीशन है, जो अभी हमने देखा था, p q एंड r। ओके, नाउ कंसीडर द 2 केसेस ऑफ मोशन। 2 केसेस को हम कंसीडर करने वाले हैं। इन द फर्स्ट केस द कार मूव्स फ्रॉम o पॉइंट टू p पॉइंट। पहला केस लेते हैं जिसमें कार जो है वो o पॉइंट से कहां मूव करने लग रहा है, p पॉइंट तक मूव करता है। देन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इज op इक्वल्स टू, देखो o 0 पे था, p पे गया, वो कितना डिस्टेंस चला गया, 360 मीटर आगे गया। ओके, वैसे मैंने यहाँ पे बोला था आपको, जस्ट दैट्स माय मिस्टेक। मैं बोल रहा बड़ौदा यहाँ पे कहीं आएगा, नहीं आएगा, बहुत दूर आएगा, क्योंकि 40 मीटर है। ओके, बाद में ध्यान गया अभी। ओके, लिव इट, छोड़ो, हमें तो 40 किलोमीटर आगे जाना था ना। तो दैट इज व्हाट इज, अभी हमारे टेक्सचुअल केस में आते हैं, तो हम ओ से लेके कहां मूव कर रहे हैं, पी। तो ओ कहां पे था, 0, पी कितने पे है, मतलब कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 360 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। गॉट इट ना। द डिस्टेंस इज कॉल्ड
ओके, पाथ लेंथ का डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देना। पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन। मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ बोलते हैं। आपकी कार जो दौड़ती है वो पाथ लेंथ है। जहां जहां पे जाएगी बेचारी का पहिया घूमता रहेगा, लास्ट में घर पे आ जाएगी। ओके, बट जितना भी घूमेगी, जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज नथिंग बट पाथ लेंथ। आपका ऑडोमीटर, ऑडोमीटर मतलब कि जो अंदर बताता है कितना किलोमीटर आपका कार रन हुआ है, दैट ऑडोमीटर शोइंग अस टू पाथ लेंथ। वो क्या बताता है? पाथ लेंथ। पेट्रोल हमारा जो हम बोलते हैं बर्न होता है, वो अकॉर्डिंग टू पाथ लेंथ होता है। अगर अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट होता तो कितना मजा आता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। अगर आपने घर से स्टार्ट किया है, घर पे वापस जा रहे हो, एवरीडे आप मोशन करते हो, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है, क्योंकि आप घर से स्टार्ट करके वापस घर पे जा रहे हो, तो चेंज इन पोजीशन इज जीरो। अगर कार भी ऐसा समझता डिस्प्लेसमेंट से पेट्रोल को बंद करता, मतलब कहीं पे जाओ वापस आ जाओ पेट्रोल बंद नहीं होगा। इट इज नॉट हैपन, बट द थिंग इज व्हाट, इस तरह से आपको याद रखवाने का ट्राई कर रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन को ध्यान में लेना है और पाथ लेंथ में हमें डायरेक्शन को ध्यान में नहीं लेना है। लेटर ऑन हम डिस्प्लेसमेंट पे भी जाएंगे। इन द सेकंड केस, कार मूव फ्रॉम ओ टू पी। दो केसेस हम डिस्कस कर रहे थे, पहला ओ टू पी, अब सेकंड केस में आएगा ओ टू पी, तो जाएगा ही जाएगा एंड बैक टू क्यू पॉइंट। पी से लेके वापस कहां पे आ गया? क्यू। मतलब हिदायत हालोल से निकला तो सही, बड़ोड़ा पहुंच के वापस जरूर आ गया, रिटर्न करके आया वापस। ओके, देन ये जो मोशन है उसमें कितना पाथ लेंथ कवर हुआ? ओ से पी जो कितना था ऑलरेडी 360, और पी से क्यू जो कितना है ऑलरेडी, कैसे आएगा? ए रहा 360 और क्यू 240, ये दोनों के बीच का डिफरेंस हाउ मच? 360 एंड 240 के बीच का डिफरेंस 120 आएगा। तो 360 जाने का, रिटर्न आने का 120, तो कार ने कितना ट्रैवल किया? 480, दैट इज द पाथ लेंथ। गॉट इट ना? पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, दोस क्वांटिटी which require only magnitude, no direction. Okay, a quantity that has a magnitude but no direction, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर। फोर्थ चैप्टर में वापस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर। ओके, बट सभी अभी से समझ लेते हैं, ऐसा क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं, उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। आया समझ में? जो डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट। द चेंज इन पोजीशन, अभी बोला था मैंने, चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन में क्या चेंज होता है? पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप घर से सुबह में निकले, है ना, स्कूल ट्यूशन सब करके रात को घर पे पहुंच गए, तो व्हाट इज द चेंज इन योर पोजीशन? नथिंग। जो आपका इनिशियल था वही आपका फाइनल है, मतलब नथिंग, जीरो, एंड दैट्स व्हाई योर डिस्प्लेसमेंट शुड बी। फिर भी आपने डिस्टेंस कवर किया, काफी कुछ। ओके, let x1 and x2 be the position of object at the time t1 and t2, but before that let me explain something. Suppose you have a 200 rupees, दिया था ये एग्जांपल, शायद नहीं दिया है, 200 है। अब मानो कि आज आपके पास कितने रुपीस है? 200 है। ओके, और कल आपके पास मानो कि 500 रुपीस है। कितने रुपीस है? व्हाट इज द चेंज इन योर पॉकेट मनी? हाँ, व्हाट इज द चेंज इन योर पॉकेट मनी? प्लस 300, 500 माइनस 200। नाउ मानो कि उसके बाद के दिन में 400 हो गए आपके पास, ऐसा दिया था ना एग्जांपल, माइनस 100। ओके चलो, आज ही दिया, कोई बात नहीं। मेरे एक साथ दो जगह पे चैप्टर चल रहे हैं ना, तो थोड़ा आई कंफ्यूज कि कहाँ दिया कहाँ बाकी रह गया। बाकी बाकी नहीं रहेगा, बात तो आ ही जाएगी टाइम पे। सो द थिंग इज व्हाट, आपने पहले क्या किया? आपके पास 200 था एंड देन 500 हो गया, तो आपने 500 माइनस 200 किया, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली 200 था एंड देन फाइनली यू हैव अ 500, तो फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज द चेंज। तो 300 आया, बट जब आपके पास 400 हुआ तो 500 इनिशियल एंड 400 फाइनल, 400 माइनस 500 माइनस 100। आया समझ में? मतलब वेन एवर द चेंज इज, वी वांट टू फाइंड आउट द चेंज, देन वी हैव टू डू सब्सट्रैक्शन ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल को कट करना है। तो t1 इज द इनिशियल टाइम, t2 इज द फाइनल टाइम। t1 टाइम पे पोजीशन x1 था, दैट इज इनिशियल पोजीशन, एंड x2 इज द फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन पोजीशन, when we want to describe the change in the physics में जब भी चेंज बताना है, we are going to use the symbol delta। कौन सा सिंबल यूज करते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा एक्स is the change in position in a time delta t is the change in time, that is t2 minus t1 is given by difference between the final and
इनिशियल पोजीशन। वो कैसे मिलेगा हमें? फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस। देखो यू कैन सी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा? x2 minus x1. Final position x2 minus initial position x1. We use this Greek letter delta to denote the change in quantity. Now suppose if x2 greater than x1, क्या आएगा? x2 greater than x1, तो बड़े में से छोटा कट करेंगे तो डेल्टा एक्सिस, जैसे अभी आपने देखे थे ना पॉकेट मनी में दो टाइप के चेंज आए थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लाइकवाइज ओवर हियर। एंड इफ x2 लेस देन x1, मैं आपके बुक के अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा हूँ, बुक में जो दिया है। वैसे अभी इन लोगों ने x1 माइनस x2 लिखा है, इसका मतलब उनके लिए x2 जो है ना वो फाइनल पोजीशन नहीं है, मतलब x1 फाइनल है और x2 उनके लिए इनिशियल है। बट ऐसा उल्टा क्यों करें हम? जो बुक में वही कर रहे हैं। तो x2 लेस देन x1 मतलब कि छोटे में से बड़ा कट करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस, एंड दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आया समझ में? जैसे कि आपके कोई पड़ोसी बड़ौदा चले गए हैं, तो हम कोई पूछने आता है ना तो बताते हैं कि हाँ फलाना भाई दे डिस्प्लेड देयर फैमिली डिस्प्लेस टू बड़ौदा। हालोल से किसकी ओर चली गई? बड़ौदा। लुनावाड़ा चले गए तो देयर फैमिली डिस्प्लेस टू लुनावाड़ा। देयर फैमिली डिस्प्लेस टू नडियास। देयर फैमिली डिस्प्लेस टू राजस्थान। ओके, लाइकवाइज सबका मैं बोल नहीं सकता ना, इतना बहुत हो गया। मतलब कि हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का बात कर रहे हैं। डिस्प्लेस, माइग्रेट एक वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली कम्युनिकेशन में, तो फिजिक्स के टर्म में हम उसको डिस्प्लेस बोलते हैं। डिस्प्लेस में डायरेक्शन बताने की जरूरत रहती है। डिस्प्लेस मतलब कि कहाँ चले गए। अब मानो कि मैं आपके स्कूल में था, मतलब रुको एक मिनट, हाँ ओके चलो, सो डेल्टा एक्स इज नेगेटिव, गॉट इट ना, एंड दैट्स व्हाई ओके मैं बात कर रहा था वो डिस्प्लेसमेंट की, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आता है। क्या आता है? डायरेक्शन। हम डायरेक्शन बताने का ट्राई करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट है वो बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके मैं वो बात कर रहा था छूटेगा नहीं एग्जाम्पल। मैं आप यहाँ हूँ हालोल में, मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो मैंने बंद कर दिया, मैं वाइंड अप करके निकल गया। आप लोगों को पता है कि मैं बड़ौदा गया, बट बिफोर दैट मैं अभी बड़ौदा हुए हूँ 5-6 महीने के बाद, 5-6 महीने पहले निकल गया था। आपको इतना पता है मैं बड़ौदा में हूँ, बट इससे पहले मैं कुछ टाइम मुंबई में भी था। ओके तो आई एम ट्रैवलिंग हालोल टू मुंबई, मुंबई टू बड़ौदा। मैंने इतना सारा पाथ लेंथ कवर किया। बट आपको अगर कोई पूछेगा यहाँ पे आके, आप मेरे बाजू बाजू में रहते हो, या आपको टाउन में आके कोई पूछेगा वेयर इज अमित सर,
तो आप बोलोगे ही इज नाउ डिस्प्लेस्ड टू बड़ौदा, है ना, दैट इंस्टीट्यूट इज मूविंग फ्रॉम हालोल टू बड़ौदा। आप वो नहीं बताओगे कि बॉम्बे से लेके बड़ौदा आए। हम डिस्प्लेसमेंट में बात करते हैं तो इनिशियल एंड फाइनल ही बताते हैं। बात क्लियर, समझ में आया? इन बिटवीन कहाँ गए उसका कोई मैप रहता नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट और सेकंड थिंग डायरेक्शन बताना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई द थिंग इज व्हाट, यहाँ पे डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है प्लस प्लस मैग्नीट्यूड, इसलिए इट इज द नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटी। सो इन अ वन डायमेंशनल मोशन देयर आर टू डायरेक्शन, बैकवर्ड एज वेल एज, आगे जा सकते हो पीछे जा सकते हो, वही वन डायमेंशनल। आप आगे जाते 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 जंप नहीं कर सकते। अगर आपने आगे जाते जाते जंप किया तो टू डायमेंशनल ऐड हो गया, है ना। अगर आपने टल्ली ली है मतलब लगा दिया है तो आप ऐसे जाओगे कभी नीचे जाओगे। वीडियो को मैंने डांस तो कर दिया, अब वीडियो क्या देखना है, तो आपका थ्री डायमेंशनल मोशन स्टार्ट हो जाएगा। सीधा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, ये कौन सा मोशन हो गया? थ्री डायमेंशन। बट इन दिस चैप्टर द नेम ऑफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन, यस और नो? तो वी हैव टू बी स्ट्रिक्टली ऑन द वन डायमेंशन ओनली। बात क्लियर हो गई ना? सो वन डायमेंशनल मोशन ओनली टू पॉसिबिलिटी है, आगे पीछे, अप डाउन, बराबर ऐसे ही वो होती है। या फोर्थ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, टू एंड फोर्थ, ओके, आजू बाजू, लेफ्ट राइट, ऐसे ही पॉसिबिलिटी होते हैं। एंड दैट्स वाई उसको तो हम इजीली प्लस माइनस से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। जैसे आगे को प्लस बोलते हैं तो पीछे को, ऊपर जाने को प्लस बोलते हैं तो नीचे जाने को, लेफ्ट साइड को, मेरी लेफ्ट हो गई तो आपकी भी लेफ्ट ही होगी, मतलब राइट होगी, वीडियो में लेफ्ट हो जाएगी। ओके, वीडियो से बताना पड़ेगा ना। तो वो पॉजिटिव अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, अगर ए पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव। इन शॉर्ट किसी एक को पॉजिटिव बोल दिया तो दूसरे को क्या बोलना पड़ेगा? नेगेटिव। तो वहां से वेक्टर है ना जो क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? ओके, बट इन द फोर्थ चैप्टर हम जाके वेक्टर का सिंबल ड्रॉ करेंगे। लाइक दिस, ए वेक्टर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ऊपर एरो का सिंबल आ जाएगा, दैट इज द वेक्टर। जो अभी हमें नहीं करना है, हमें फोर्थ चैप्टर में जाके करना है, क्योंकि अभी हम वन डायमेंशनली डील करेंगे, फोर्थ में टू का आ जाएगा। गॉट इट? ओके, दिस टू डायरेक्शन। नाउ डिस्प्लेसमेंट को वही एग्जांपल से समझाने का ट्राई करें जो हमने प्रीवियसली लिया था। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार विच इज मूविंग फ्रॉम ओ टू पी। तो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट कार? ओ इज 0 एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? तो देखो आ गया अपना फॉर्मूला, x2 माइनस x1, 360 माइनस 360 पॉजिटिव। पॉजिटिव बता रहा है कि फाइनल पोजीशन ऑफ कार इज फ्रॉम राइट साइड टू रेफरेंस पॉइंट। आया समझ में? पॉजिटिव का क्या मतलब है पता चला ना? वो राइट साइड बता रहा है, क्योंकि हमने राइट साइड को पॉजिटिव लिया था, लेफ्ट साइड को ओके। द डिस्प्लेसमेंट हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 360 मीटर एंड डायरेक्टेड इन द विच डायरेक्शन? राइट साइड। राइट साइड मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एज इंडिकेटेड बाय विच साइन? प्लस। नाउ सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फ्रॉम P टू Q इज, अगर हम P से Q का डिस्प्लेसमेंट की बात करें, P इनिशियल पोजीशन मान रहे और Q फाइनल मान रहे, तो 240 माइनस 120 आया। तो बता रहा है कि रेफरेंस पॉइंट P से Q जो है वो कौन से साइड है? लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइड पे है। बात क्लियर हुआ है या ना? ओके, द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू द पाथ लेंथ ट्रैवर्स्ड बाय ऑब्जेक्ट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द एग्जांपल। ये जो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ हमने दो चीज पढ़ी, वो दोनों का मैग्नीट्यूड कभी सेम होता है, कभी सेम नहीं होता है। वो एग्जांपल के थ्रू हमें बताना है। वापस वही एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। ओ से पी का केस लेंगे जिसमें पाथ लेंथ कितनी थी और डिस्प्लेसमेंट भी कितना था, हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन में कैलकुलेट किया हुआ है ना? तो बोथ आर इक्वल्स, so the magnitude and displacement equals to the magnitude of displacement is equals to the path length. Got it? बट अगर मैं O से P जाऊंगा एंड P से वापस Q आऊंगा, तो मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था 480 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, पाथ लेंथ 480 मीटर हो गया। बट नाउ व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट? तो दैट इज फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल। तो फाइनल माइनस, तो 240 माइनस, तो कितना आया? एंड ओवर हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल्स टू पाथ लेंथ। बात क्लियर हो गई है या ना? दूसरा वही क्या वही है। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी 0 बट corresponding path length is not 0। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को 0 बताना है, क्या बताना है? 0। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उस पॉइंट पे वापस आओ। ओके, फॉर एग्जांपल कार स्टार्ट्स फ्रॉम O, कहा जाएगा P एंड अगेन रिटर्न्स टू O पॉइंट। तो O से P, P से O, 360 प्लस 360 720 मीटर आ गया।
and thus the magnitude of displacement for the course of motion may be 0 but the corresponding path length not 0. देखो 720 पाथ लेंथ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है, ये मैंने पढ़ा था कि भूल गया मैं, ओके सॉरी. फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद द विच पोजीशन, इनिशियल, एंड फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन जब एक ही होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, बट पाथ लेंथ कितना मिला था, तो पाथ लेंथ इज देयर बट द डिस्प्लेसमेंट इज 0. बात क्लियर हो गया. तो इन शॉर्ट अब ऐसा टाइम आ चुका है कि हम दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ ले. सो पाथ लेंथ क्या बोलते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन. जैसे कि मान लो कि ये हालोल है और ये क्या है, वडोदरा. बीच में कोई भी रास्ता नहीं जा रहा है लेकिन हम एरोप्लेन से ये रास्ता नापेंगे, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. हाँ, अगर बाय रोड जाना चाहते हो ऐसे 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 ऐसे, ना ऐसा नहीं होता, ऐसे जाते हैं. बात समझ में आया. तो दिस इज द पाथ लेंथ बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज सीधा लाइन कनेक्शन. दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही मस्त एग्जांपल दिया गया था एक्टिविटी के थ्रू 9th स्टैंडर्ड के अंदर. ओके, भुवनेश्वर टू दिल्ली वाला, अगर आपको याद है तो ठीक है, मुझे तो इसलिए याद है क्योंकि मैं 9th भी पढ़ाता हूँ. गॉट इट. और अभी दोनों साइड पे मोशन चल रहा है, यहाँ पे भी मोशन स्टार्ट किया, वहां पे भी मोशन स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि पाथ लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, उसमें डायरेक्शन आएगा ही नहीं, बट ये कभी पॉजिटिव होगा तो कभी, और जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड हो जाएंगे तो 0 भी हो सकता है. बात क्लियर हुई. जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती उस क्वांटिटी को कौन सा बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उस क्वांटिटी को कैसा बोलते हैं, वेक्टर. इट कैन नेवर बी 0 फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, इट इज 0 फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट. ओके, पाथ लेंथ अगर मूव किया है तो थोड़ा सा, तो थोड़ा 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो कवर किया ना, तो पाथ लेंथ कभी 0, वो तो डिस्टेंस कवर करने के बाद भी 0 हो जाता है. कब, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए, सेम, पूरा ट्रैवलिंग करके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए. गॉट इट. ओके, द मोशन इज नॉट लीनियर, सॉरी, इफ द मोशन इज नॉट लीनियर देन पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन, देखो ये सीधी लाइन थी तो ठीक है, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट सेम रह सकता है, जैसा अभी हमने O2P वाला डिस्कस किया था. ओके, बट देखो ये जैसे मैंने लिनियर नहीं रखा, देखा घूम घूम के जा रहा है, लिनियर नहीं, इसमें 2 वेरिएशन आ रहे हैं, एक्स भी बढ़ रहा है और ऐसे वाई भी जा रहा है. 2 डायमेंशनल हुआ, 2 डायमेंशनल मतलब लिनियर मोशन नहीं होगा, और ऐसे केस में ऑलवेज पाथ लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा. बट इन द मोशन, इफ द मोशन इज नॉट लिनियर देन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ज्यादा बताया है तो यहाँ पे क्या बता देंगे, लेस देन बता देंगे. गॉट इट, डिफरेंस बताने के लिए. फाइनल पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द, बट यस फाइनल पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द विच वन, डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्शन आ जाएगा ना, आया ना. जैसे कि मैंने हालोल से 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, फाइंड आउट माय फाइनल पोजीशन. बोलो क्या आता है, तुम्हें पता, सोचो थोड़ा तो तुक्का लगा दो. आई एम ट्रैवलिंग, ओके, हालोल से थोड़ा लंबा देखूं, चलो, आई एम ट्रैवलिंग 45 किलोमीटर फ्रॉम हालोल, बट मैं गोधरा में था बेटा, तो मैंने ट्रैवल पाथ लेंथ बोला ना, पाथ लेंथ बोला तो यू कांट फाइंड आउट माय फाइनल पोजीशन. बट मैं ऐसा बोलूंगा, आई एम डिस्प्लेस माई सेल्फ टूवर्ड्स द गोधरा 45 किलोमीटर, तो आप बोलोगे यस गोधरा में ही होगी. ओके, आई एम डिस्प्लेस माई सेल्फ टूवर्ड्स द बड़ौदा 45 किलोमीटर, तो आप बोलोगे यस बड़ौदा में ही होगी. तो डायरेक्शन से, डिस्प्लेसमेंट से फाइनल पोजीशन फाइंड कर सकते हैं. यस और नो, है ना. बहुत फनी है ना मोशन, बहुत मजा आता है मुझे. आप लोगों को मजा आ रहा है, या ना. ओके, तो 10 क्वेश्चन तक की बात रखते हैं, 11 क्वेश्चन से कल देखेंगे. हाँ, ग्राफ वाला है, क्वेश्चन ही है.